गाजा में फूटने वाला बम अब इसराइल में फूटने की कगार पर आ चुका है और ये बम इसराइली सेना के बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, इसराइल में इस वक्त एक तरफ नेतन्याहू हैं और दूसरी तरफ खुद उनका देश हो चुका है। गाजा पर बमबारी के आदेश इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए हैं, लेकिन इसराइल की सड़कों पर अब उनके खिलाफ ही आवाजें उठने लगी हैं। राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक ही संदेश है, हम जंग नहीं चाहते, हम अपने कैदियों को वापस चाहते हैं। हर रविवार की तरह इस बार भी सड़कों पर वही नजारा था। लोग हाथों में पोस्टर लिए जिन पर लिखा था, कैदियों की वापसी के बिना कोई जीत नहीं होती। इसराइल की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगने लगा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और हमास से टकराव का खामियाजा उनके अपनों की जान से चुकाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की हिरासत में इस वक्त करीब 50 इसराइली बंधक हैं। इनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने की पुष्टि है, जबकि बाकी 30 की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि जनता अब कैदियों की वापसी को प्राथमिकता मान रही है और युद्ध को राजनीतिक विफलता। दूसरी ओर कतर की राजधानी दोहा में हमास और इसराइल के बीच सीज फायर वार्ता जारी है। कतर इस बातचीत में मध्यस्थ है, जबकि अमेरिका ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत गाजा में 60 दिनों तक का युद्ध विराम हो और इस दौरान कैदियों की अदला बदली की जाए, लेकिन यह भी कोई पहली दफा नहीं हो रहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साल 2023 से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 2 बार सीज फायर भी हुआ और दोनों बार इसराइल ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए। यही कारण है कि इस बार हमास अस्थायी सीज फायर की मांग कर रहा है। वो अब सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि गाजा में अस्थायी शांति और सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इधर इसराइली प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है, जब तक हमारे अपनों की घर वापसी नहीं होती, तब तक कोई भी जश्न, कोई जीत अधूरी है। इस युद्ध में अब केवल गाजा ही नहीं जल रहा, बल्कि इसराइल के भीतर से भी विरोध की आग उठने लगी है। नेतन्याहू को अब यह तय करना है कि क्या वो अपनी जनता की बात सुनेंगे या फिर युद्ध की सियासत को ही जारी रखेंगे, क्योंकि इसराइलियों का मानना है कि उन्हें अब कत्ले आम नहीं चाहिए, बल्कि बंधकों की रिहाई चाहिए और शांति चाहिए। शायद यही धीरे धीरे उठने वाली आवाज एक दिन इसराइल में नेतन्याहू की सत्ता से बेदखली तय कर दी। ऐसा ईरानी समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं कि यह विरोध सिर्फ एक चिंगारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भयंकर आग लगाने वाली है, जिससे नेतन्याहू की सत्ता समाप्त तक हो सकती है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजराइल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव ने इसे एक वैश्विक समुद्री खतरा घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना फिर बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे संकट सुलझेगा या फिर गहराएगा। जबकि अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत नौसैनिक गश्ती शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, लेकिन लगातार हमले ये दिखाते हैं कि ये उपाय अभी तक नाकाफी हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती हमले अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर एक खुला हमला है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा।
फिलहाल रेड सी में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। इजराइल और अमेरिका जैसे देश जवाबी कार्रवाई की तैयारी में हैं और अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल रेड सी में बादल सिर्फ बारिश के नहीं है बल्कि युद्ध के मंडरा रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, अमेरिका ने दिसंबर 2023 में ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया था। इस मल्टीनेशनल ऑपरेशन में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। इनका उद्देश्य है कि रेड सी में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना। वहीं यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, जो निगरानी, स्क्वाड्रिंग और डिट्रेंस पर केंद्रित है। रेड सी के जरिए दुनिया के लगभग 15% समुद्री व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हर दिन लाखों बैरल तेल, गैस इस रास्ते से वैश्विक बाजार तक पहुंचते हैं। अगर ये रास्ता सुरक्षित नहीं रहा तो न केवल सप्लाई चेन बाधित होगी बल्कि दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थ और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की किल्लत और महंगाई बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष यमन से निकलकर एक व्यापक मध्य पूर्व युद्ध का रूप ले लेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि रेड सी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, एक नया युद्ध भूमि क्षेत्र बनता जा रहा है, क्योंकि हूती लगातार अब हमला जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इजराइल को बड़ा झटका लग रहा है और यही वजह है कि इजराइल लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है और वो ये कहना चाहता है कि उसे अब खुली छूट दी जाए कि वो हूतियों पर अटैक करना शुरू कर दे फिर से। मिडिल ईस्ट में तेजी से भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, जिसने शांति तो नहीं लेकिन तनाव को ही जन्म दिया है। इसी बीच खबर है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जोलानी या अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई अधिकारी और इस्राएली अधिकारी की मुलाकात हुई। जी हां, अरब न्यूज को दमिश्क के एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि शनिवार को बाकू में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई और एक इस्राएली अधिकारी के बीच आमने सामने मुलाकात हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पिछले महीने ईरान पर इस्राएल ने जो हमले किए, क्या इस बारे में सीरिया को जानकारी थी? क्या सीरिया के नए राष्ट्रपति जानते थे कि इस्राएल ईरान पर हमला करने वाला है? फिलहाल इस तरह के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीरिया और इस्राएली अधिकारियों की मुलाकात दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम है, जो दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। ये मुलाकात तब हुई जब इस्राएल ने शुरू में अल शरा की सरकार को उनके अल कायदा से पुराने संबंधों के कारण जिहादी मानकर ठंडा रवैया अपनाया था।